Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 6th October 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Sir Creek issue between India and Pakistan. Important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. सर क्रीक है क्या, पहले वो समझते हैं. इट्स अ 96 किलोमीटर स्ट्रिप ऑफ मार्सी लैंड. एक दलदल सा एरिया है. दलदल मतलब वहाँ से वाटर फ्लो होता रहता है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट अ कंप्लीट नेविगेबल वाटर चैनल. वाटर फ्लो होता रहता है, बट एट द सेम टाइम इट्स क्वाइट मार्सी एज वेल. दलदल सा एरिया है. और लगभग 96 किलोमीटर का स्ट्रिप है ये. एंड इट इज़ डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. इट इज़ इन रन ऑफ कच्छ रीजन. यहाँ पे है ये. एंड इट इज़ एज आई सेड डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. ओरिजिनली इट वॉज नेम्ड एज बनगंगा. लेटर ऑन इट वॉज नेम्ड सर क्रीक आफ्टर अ ब्रिटिश representative. Sir Creek, as you can see, it opens up in Arabian Sea and it divides Kutch region of Gujarat, this Kutch region of Gujarat with Sindh province of Pakistan. इधर है सिंध प्रोविंस पाकिस्तान का और इधर है हमारा भारत के गुजरात स्टेट का कच्छ रीजन. और ये जो सर क्रीक का डिस्प्यूट है, इसको बेसिकली रेड लाइन एंड ग्रीन लाइन डिस्प्यूट नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हिसाब से द बाउंड्री बिटवीन सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान एंड कच्छ रीजन ऑफ इंडिया शुड बी दिस ग्रीन लाइन. तो पाकिस्तान क्लेम्स दिस ग्रीन लाइन एज द बाउंड्री. यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान क्लेम्स दिस इंटायर सर क्रीक एज इट्स ओन. पाकिस्तान के हिसाब से पूरा का पूरा सर क्रीक पाकिस्तान को बिलोंग करना चाहिए, जबकि भारत के हिसाब से द बाउंड्री बिटवीन कच्छ रीजन ऑफ इंडिया एंड सिंध region of Pakistan should be this red line. Red line is basically the middle of this navigational channel. ये जो सर क्रीक एरिया है उसका मिडिल लाइन जो है वो बाउंड्री होना चाहिए भारत और पाकिस्तान के बीच में, ऐसा भारत का क्लेम है. सो पॉइंट इज सिंपल. देयर इज अ बाउंड्री डिस्प्यूट with respect to Sar Creek between India and Pakistan. And Pakistan claims entire Sar Creek, this entire region, and it claims that this green line should be boundary demarcating India and Pakistan. जबकि India claims this red line as a boundary. That means India wants half of this Sar Creek. अब ये ग्रीन लाइन और रेड लाइन कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? पाकिस्तान किस ग्राउंड पे ग्रीन लाइन क्लेम करता है, भारत किस ग्राउंड पे रेड लाइन क्लेम करता है एज बाउंड्री, वो ज़रा देखते हैं. तो पाकिस्तान के क्लेम के पीछे जो फैक्टर है वो है 1914 में एक एग्रीमेंट जो साइन किया गया बिटवीन राव ऑफ कच्छ, अब कच्छ रीजन के रूलर, एंड चीफ कमिश्नर ऑफ सिंध प्रोविंस. तो ये देखिए, सिंध प्रोविंस में ब्रिटिशर्स का रूल था, तो ब्रिटिशर्स ने कच्छ रीजन के रूलर राव के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया 1914 में. उसी को बेसिस बना करके उस एग्रीमेंट में बाउंड्री डिमार्केशन किया गया था बिटवीन ब्रिटिश इंडिया का सिंध प्रोविंस एंड कच्छ रीजन, उस 1914 के एग्रीमेंट में. उस एग्रीमेंट को बेसिस बना करके पाकिस्तान क्लेम करता है कि द ग्रीन लाइन शुड बी बाउंड्री डिमार्केशन बिटवीन सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. पहले ब्रिटिश इंडिया के अंदर था, अब वही सिंध प्रोविंस पाकिस्तान का है. तो पाकिस्तान उस एग्रीमेंट को बेसिस बना करके क्लेम करता है कि दिस शुड बी द बाउंड्री डिमार्केशन बिटवीन सिंध ऑफ पाकिस्तान एंड कच्छ रीजन ऑफ इंडिया. लेकिन भारत का क्या कहना है? भारत का कहना है कि ये जो एग्रीमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1914 वाला, उसमें क्लियरली ऐसा नहीं लिखा गया है कि द इंटायर सर क्रीक शुड बिलोंग टू द सिंध प्रोविंस, ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है. तो पॉइंट इज दैट 1914 एग्रीमेंट इज ambiguous. There is no clear cut provision written in it. Second, India says that since this is a water body, the Sar Creek is a navigational water body,
और नेविगेशनल वाटर बॉडी को लेकर के जब भी कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो, डिमार्केशन डिस्प्यूट हो, तो एक इंटरनेशनल लॉ है जिसका नाम है थालवेग प्रिंसिपल। तो भारत के हिसाब से इस नेविगेशनल वाटर बॉडी को लेकर के डिस्प्यूट है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो इसकी बाउंड्री डिमार्केशन को हमें इंटरनेशनल लॉ थालवेग प्रिंसिपल के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। व्हाट इज थालवेग प्रिंसिपल? एज पर थालवेग प्रिंसिपल, whenever a water body is disputed between two countries, the boundary demarcation between the two countries should be mid channel of the given water course। ये जो वाटर बॉडी है इसका मिड आधा आधा डिवाइड कर लीजिए आपस में, दैट इज द थालवेग प्रिंसिपल। पाकिस्तान थालवेग प्रिंसिपल को अप्लाई करने से रिजेक्ट करता है विथ रिस्पेक्ट टू सर क्रीक डिस्प्यूट ऑन टू ग्राउंड्स। पहला, वो कहता है कि सर क्रीक इज नॉट अ नेविगेशनल वाटर बॉडी, ये मार्सी लैंड है, दलदल सा एरिया है, नेविगेशनल वाटर बॉडी नहीं है। यहाँ से शिप्स या बोट्स जो हैं आराम से नेविगेट नहीं कर सकते, जो पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। इन सम ऑफ द सीजन्स बोट्स एंड शिप्स कैन नेविगेट इन दिस एरिया। तो पाकिस्तान का पहला क्लेम है कि दिस इज अ मार्सी लैंड, नॉट ए वाटर बॉडी, एंड दैट इज वाई थालवेग प्रिंसिपल शुड नॉट अप्लाई। पाकिस्तान साथ ही साथ ये भी कहता है कि सिंस दिस एग्रीमेंट इज ओल्डर, ये जो एग्रीमेंट है 1914 वाला, ये पुराना एग्रीमेंट है, एंड दैट इज़ वाई थालवेग प्रिंसिपल के जगह पे वो पुराना एग्रीमेंट अप्लाई होना चाहिए। तो पाकिस्तान के हिसाब से पाकिस्तान कहता है कि यहाँ पे थालवेग प्रिंसिपल ना लग करके 1914 वाला एग्रीमेंट अप्लाई होना चाहिए इन ऑर्डर टू डिसाइड बाउंड्री डिमार्केशन। पाकिस्तान ये भी कहता है कि ये जो सर क्रीक है ये अपना कोर्स बदलता रहता है, थोड़ा बहुत अपना कोर्स बदलता रहता है, एंड दैट इज़ वाई थालवेग प्रिंसिपल शुड नॉट अप्लाई हियर। बट भारत का हमेशा से कहना है कि है तो ये वाटर बॉडी, थोड़ा बहुत कोर्स बदलता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मिडिल हमें लाइन बाउंड्री डिमार्केशन फॉलो करना चाहिए एज पर थालवेग प्रिंसिपल। अब यही जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, पाकिस्तान कहता है 1914 वाला एग्रीमेंट, भारत कहता है थालवेग प्रिंसिपल, इस कारण से सर क्रीक को लेकर के अभी भी डिस्प्यूट बना हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, एंड द डिस्प्यूट टिल डे रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड। अभी तक ये डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ नहीं है। अब ये छोटा सा लैंड है या नेविगेशनल वाटर बॉडी है, जो भी कहना आप कह दीजिए, मार्सी लैंड या नेविगेशनल वाटर बॉडी, 96 किलोमीटर का ही तो लेंथ है, स्ट्रिप है, इसको लेकर के इतना डिस्प्यूट क्यों, इसको रिजॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे दोनों देश? तो उसके पीछे कारण है इसका सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है सर क्रीक रीजन का। इट इज़ कंसिडर टू बी वेरी वन ऑफ द लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड इन इंटायर एशिया। प्लस यहाँ पे है तो छोटा सा एरिया, बट यहाँ पे ग्रेट अमाउंट ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस की पॉसिबिलिटी है एक्सप्लोर होने की, क्योंकि जिस तरीके का यहाँ का आप कह सकते हैं डेमोग्राफी, आई एम सो सॉरी, जिस तरीके का यहाँ का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मार्सी लैंड है, मार्सी लैंड में जनरली ऑयल एंड नेचुरल गैस मिलने की संभावना होती है। तो इस कारण से देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि देयर माइट बी ह्यूज अमाउंट ऑफ अनएक्सप्लॉइटेड ऑयल एंड नेचुरल गैस इन दिस रीजन। तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस तो है ही, स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस भी है। अभी भारत चाहता है कम से कम आधा एरिया तो हमारे पास रहे, आधा हिस्सा भी रहने से क्या होगा कि भारत अगर यहाँ पे कोई भी छोटा सा पोर्ट भी बना देता है तो इट विल क्रिएट ए परमानेंट थ्रेट फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान विल रिमेन ऑलवेज सर्कमस्पेक्टिव कि भारत का यहाँ पे एक पोर्ट है, एंड दैट विल क्रिएट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। एग्जिस्टेंशियल मतलब परमानेंट थ्रेट फॉर पाकिस्तान। लाइकवाइज थ्रेट इज़ फॉर इंडिया एज वेल। अगर पूरा पूरा ये ग्रीन लाइन बाउंड्री हो जाती है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो पाकिस्तान चाहता है, तो पूरा पूरा सर क्रीक पाकिस्तान को बिलोंग करेगा, एंड देन Pakistan's infrastructure, especially military infrastructure, will strengthen in this area and that will create existential threat for India. तो ये कारण है, दोनों देश चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हमें इस एरिया में मिले ताकि अपनी हम प्रेजेंस बनाए रखें और एक दूसरे के ऊपर दबाव बनाए रखें। भारत चाहता है कम से कम आधा तो मिले, पाकिस्तान चाहता है कि पूरा मिल जाए। ग्रीन लाइन claimed by Pakistan and red line claimed by India as boundary demarcation रिगार्डिंग सर क्रीक। अब करंट न्यूज़ ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से खबर आ रही है कि पाकिस्तान अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इस एरिया में स्ट्रेंथन कर रहा है। सर क्रीक एरिया में वहाँ पे बंकर्स बना रहा है, रडार्स बना रहा है, बेसेस बना रहा है,
नियर सर क्रीक। और उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने हाल फिलहाल में वार्न किया पाकिस्तान को कि दिस इंक्रीज इन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इन सर क्रीक रीजन will be seen as provocation by India and India may retaliate for this misadventure। तो पाकिस्तान के इस दुस्साहस के बदले में भारत भी जवाब दे सकता है। सो पाकिस्तान नीड्स टू बी केयरफुल, यही कहा हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने, जिस कारण से सर क्रीक वाला रीजन हैज़ बिन इन न्यूज़। इस टॉपिक से रिलेटेड ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा मेंस में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सर क्रीक दो जोग्राफिकली नैरो है बट रिप्रेजेंट्स कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। डिस्कस। तो बता दीजिए सर क्रीक रीजन के बारे में बता दीजिए। डिस्प्यूट जो है इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू 1914 एग्रीमेंट एंड नेचर ऑफ सर क्रीक। नेचर मतलब पाकिस्तान कहता है कि मार्सी लैंड है, नॉन नेविगेशनल है, भारत कहता है नेविगेशनल है। दैट इज़ वाई थालवेग प्रिंसिपल शुड अप्लाई हियर, और उसी कारण से लेकर के डिस्प्यूट है। और वैसे तो है छोटा लैंड बट इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ वाई नन ऑफ दीज कंट्रीज वांट टू कॉम्प्रोमाइज़। क्यों? क्योंकि रिसोर्स वाइज रिच है, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, इन सब कारणों से नन ऑफ देम वांट टू कॉम्प्रोमाइज। ऐसा आप आंसर फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कोरल लावी क्रायो बैंक, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। कोरल्स के बारे में समझते हैं आराम से एंड देन विल कम टू द करंट न्यूज। देखिए, कोरल्स कैन बी कॉल्ड टाइनी मैरीन एनिमल्स। ओशन में या सी में पाए जाने वाले बहुत छोटे छोटे मरीन एनिमल्स हैं। दे आर सेसाइल। सेसाइल मतलब दे आर अटैच टू द ओशन फ्लोर, परमानेंटली अटैच टू द ओशन फ्लोर। बट उनके ऐसे टेंटेकल्स होते हैं, ऐसे आप कह सकते हैं कि उंगलियां सी होती हैं, फिंगर्स सी होती हैं, टेंटेकल्स। दे यूज दीज टेंटेकल्स टू कैच फूड फ्रॉम द वाटर इन द ओशन या सी, और इन टेंटेकल से वो फूड कैच कर करके अपने माउथ में डालते रहते हैं। दिस इज हाउ कोरल पॉलिप्स आर। ये एक इंडिविजुअल कोरल पॉलिप्स का यहाँ पे स्ट्रक्चर है। छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे इंडिविजुअल कोरल पॉलिप्स। एक कोरल एनिमल को कहा जाएगा कोरल पॉलिप, सिंगुलर होगा तो कोरल पॉलिप कहा जाएगा। फिर ग्रुप में होंगे तो कोरल कॉलोनी कहा जा सकता है उसको। उसमें आप देख सकते हैं इसके ऐसे टेंटेकल्स होते हैं जिससे वो फूड को कैच करता है और अपने माउथ में रखता है। एंड दे आर परमानेंटली कनेक्टेड टू द सी या ओशन फ्लोर। तो ये होते हैं कोरल्स। इंडिविजुअल हुआ तो कोरल पॉलिप, ग्रुप में हुए तो जनरली वो ग्रुप में ही होते हैं तो कलेक्टिवली दे आर नोन एज कोरल्स या कोरल कॉलोनी। अब समझते हैं कोरल रीफ्स के बारे में। हमने समझा कोरल पॉलिप्स एंड कोरल कॉलोनीज के बारे में। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट कोरल रीफ्स। होता क्या है कि इसमें से ज़्यादातर जो कोरल्स होते हैं ये वैसे तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनका अपना खुद का कोई स्केलेटन या हड्डियां होती नहीं है। बट ये कोरल्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड देम स्ट्रक्चर, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड देम स्ट्रेंथ, व्हाट दे डू, दे ऑल्सो कीप ऑन एब्जॉर्बिंग कैल्शियम फ्रॉम द वाटर, और उस कैल्शियम को अपने बॉडी के ऊपर इकट्ठा करते रहते हैं, जिससे इनके बॉडी के लिए एक तरीके की हड्डियां क्रिएट हो जाती हैं, स्केलेटन क्रिएट हो जाता है। बट दीज कोरल्स आर नोन टू हैव एक्सोस्केलेटन, मतलब स्केलेटन इज देयर बट नॉट इनसाइड देयर बॉडी बट ओवर देयर बॉडी, एक्सोस्केलेटन। जैसे हम लोग के अंदर हड्डियां बॉडी के अंदर हैं, इनके ये ऊपर अपने कैल्शियम इकट्ठा कर लेते हैं कैचिंग फ्रॉम द वाटर, एंड दैट इज हाउ दे बिकम एक्सोस्केलेटन एंटिटी। तो इस तरीके से अपने आप को हार्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देते हैं इन ऑर्डर टू रिमेन स्टेबल इवन व्हेन देयर इज टर्बुलेंस इन द वाटर। सो बाय कैचिंग कैल्शियम या लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट इज लाइमस्टोन, उसको कैच करके फ्रॉम द ओशन दे बिकम हार्ड। विथ टाइम व्हेन कोरल्स डाई दे लीड और लीव बैक अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। इस तरीके का एक वो स्ट्रक्चर लीव बैक कर देते हैं। व्हेन दे डाई, इस तरीके का हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट वाला स्ट्रक्चर बन जाता है इनसाइड द ओशन, उसी को कहा जाता है कोरल रीफ। उस कोरल रीफ के ऊपर फिर नए कोरल्स आते हैं, फिर और नए कोरल्स आते हैं। तो इस तरीके से कोरल रीफ्स लेयर बाय लेयर, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डेड बॉडीज ऑफ कोरल्स है, और उसके ऊपर नए कोरल्स आते रहते हैं। तो ये हुआ कोरल पॉलिप। कोरल पॉलिप्स की जो ग्रुप होगी उसको कहा जाए कोरल कॉलोनी।
कोरल कॉलोनीज व्हेन दे डाई, तो दे लीव बैक अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनली कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको कहा जाता है कोरल रीफ्स। और उन कोरल रीफ्स के ऊपर फिर नए कोरल्स या कोरल पॉलिप्स पनपते हैं, इमर्ज होते हैं, और इस तरीके से लेयर बाय लेयर कोरल्स बनते रहते हैं और उनके ऊपर नए नए कोरल पॉलिप्स आते रहते हैं, और इस तरीके से कोरल्स का पूरा इकोसिस्टम होता है। सो कोरल रीफ्स आर बेसिकली 3-dimensional structure built over thousands of years by corals. What happens when corals die? When coral polyps die, their skeletons are left behind and they are used as foundation for new coral polyps to emerge. तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अपने पूर्वजों की जो लाशें हैं, डेड बॉडीज हैं, उनके ऊपर नए कोरल पॉलिप्स इमर्ज होते रहते हैं, और उनकी जो लाशें हैं जो इकट्ठा होती रहती हैं हजारों सालों में, उसमें मेनली होता है कैल्शियम कार्बोनेट, बिकॉज उन्होंने वाटर से कैल्शियम कार्बोनेट कैच किया हुआ है और उसको एब्जॉर्ब किया हुआ है इन ऑर्डर टू क्रिएट देयर एक्सोस्केलेटन। तो उसके कारण जो लैंड फॉर्म बनता है, उसी लैंड फॉर्म को कहा जाता है कोरल रीफ। 3 टर्म सीखे, कोरल पॉलिप्स, कोरल कॉलोनी एंड नाउ कोरल रीफ्स। दिस लैंड फॉर्म इज नोन एज कोरल रीफ्स। अब एक और बात समझिए, कोरल्स आर जनरली, कोरल रीफ्स को आप जब देखोगे तो दे आर फाउंड टू बी वेरी कलरफुल। वो कलर जो होता है वो कोरल रीफ्स के कारण नहीं होता है या कोरल्स के कारण नहीं होता है, इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ अनदर प्लांट जिसको कहा जाता है जूजैंथले। तो ओशन के अंदर या सी के अंदर एक एल्गी पाया जाता है, इसका नाम है जूजैंथले। जूजैंथले इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट फाउंड इन द ओशन, एंड जूजैंथलेज हैव सिम्बायोटिक रिलेशन विथ कोरल पॉलिप्स। सिम्बायोटिक रिलेशन 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच में जब होता है तो इसका मतलब है कि बोथ ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट ईच अदर इन देयर सर्वाइवल। कोरल एंड जूजैंथलेज हैव सिम्बायोटिक रिलेशन। हाउ दे बेनिफिट ईच अदर? तो देखिए, ये जो जूजैंथले एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट है फाउंड इनसाइड द ओशन, तो प्लांट विल प्रोवाइड ऑक्सीजन एज वेल एज फूड टू द कोरल पॉलिप्स. While coral polyps are hard in their structure, so they provide safety, they provide strength to these zooxanthellae. It protects the zooxanthellae from the turbulence in the water. तो वाटर में बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस हो तभी zooxanthellae को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करने में मदद करता है these corals. तो ये कोरल से हैं, कोरल्स एक्सोस्केलेटन होता है, इनके अराउंड कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा रहता है, तो इस कारण से ये तो खुद स्ट्रांग हैं ही और अपने साथ साथ जूजैंथलेस को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. दैट इज हाउ जूजैंथलेस एंड कोरल्स लिव इन सिम्बायोटिक रिलेशंस विथ ईच अदर. कोरल्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू जूजैंथले एंड जूजैंथलेस प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन टू कोरल पॉलिप्स. इस तरीके से आप कह सकते हैं कि दीज आर अ लार्ज लिविंग स्ट्रक्चर, लार्ज लिविंग स्ट्रक्चर, जहां पे अगर बिना जूजैंथले के देखा जाए तो कोरल पॉलिप्स इस तरीके के दिखेंगे, व्हाइट कलर के. यहाँ पे जब जूजैंथलेज आ जाते हैं तो जूजैंथलेज प्रोवाइड देम कलर ऑल्सो, बिकॉज जूजैंथलेज दिस प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स आर वेरी कलरफुल. अब दुनिया में अलग अलग जगहों पे जो इंपॉर्टेंट कोरल रीफ्स हैं उनके बारे में समझते हैं. सबसे एक इंपॉर्टेंट कोरल रीफ है ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया. इट इज़ इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया. आप ऑस्ट्रेलिया का ये कोस्ट देखो, नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट, यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ. इट हैज़ ऑल्सो बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1981 बाय यूनेस्को. इट इज़ कंसिडर्ड टू बी, ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कंसिडर्ड टू बी लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द प्लानट. क्योंकि ये जो बैरियर रीफ्स हैं तो एक तरीके के लिविंग स्ट्रक्चर हैं, कई सारे लाखों करोड़ों यहाँ पे कोरल पॉलिप्स हैं. सो कलेक्टिवली इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए लार्ज लिविंग कॉलोनी ऑफ कोरल पॉलिप्स. And Great Barrier Reef is considered to be largest living structure on the planet. It is so large that it is the only living thing on the earth visible from the space. ये कहा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में. बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, 4000 से ज़्यादा फिश स्पीसीज हैं. यू कैन से रफली 10% ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ द वर्ल्ड, roughly 10% of the coral reef systems of the world belong to Great Barrier Reef. तो ये है सिग्निफिकेंस ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया का. दूसरा इंपॉर्टेंट कोरल रीफ सिस्टम जो है वो पाया जाता है इन दिस साउथ ईस्ट एशियन रीजन. यहाँ पे
ये जो स्ट्रक्चर है कोरल रीफ्स का, इसको कलेक्टिवली कहा जाता है कोरल ट्रायंगल। एग्जैक्ट ट्रायंगल के फॉर्म में नहीं है, बट ऐसा कोरल रीफ्स यहाँ पे पाए जाते हैं, इनको कलेक्टिवली कहा जाता है कोरल ट्रायंगल। दे आर फाउंड इन साउथ ईस्ट एशियन रीजन। इट मेनली इंक्लूड्स कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनिया, तिमोर लिसे एंड सोलोमन आइलैंड। इनके कोस्टल एरिया में लार्ज कोरल रीफ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, विच इज कलेक्टिवली नोन एज कोरल ट्रायंगल। कोरल ट्रायंगल में मरीन इकोसिस्टम इतना रिच है, इसमें अलग अलग तरह के कोरल स्पीसीज पाए जाते हैं। इनफैक्ट देखिए, 3/4 ऑफ द वर्ल्ड कोरल स्पीसीज आर फाउंड इन द कोरल ट्रायंगल इटसेल्फ। दुनिया के 75 to 80% ऑफ द कोरल स्पीसीज बहुत सारे तरीके के हैं, उसमें से 80% कोरल स्पीसीज आर फाउंड इन दिस एरिया। इट इज़ वेरी मच रिच इन अदर फ्लोराज एंड फौनाज दैट आर एसोसिएटेड विथ कोरल रीफ। जो कोरल रीफ से के साथ पाए जाने वाले एनिमल्स या प्लांट्स हैं वो बहुत सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे 6 of the 7 मैरीन टर्टल स्पीसीज आर फाउंड इन दिस एरिया। इट इज़ वेरी मच रिच इन मैनग्रूव फॉरेस्ट। 1/3 ऑफ रीफ coral reef fishes are found in this area. So this is very much, this coral triangle is very much rich as far as its natural ecosystem is concerned, and that is why it is sometimes referred as Amazon of the sea. Amazon forest जिस तरीके से अपने बायोडाइवर्सिटी में रिच है, वैसे ही ये कोरल ट्रायंगल भी अपने बायोडाइवर्सिटी में काफ़ी रिच है। दैट इज़ व्हाट इज नोन एज Amazon of the sea. बट प्रॉब्लम्स क्या है, ये कोरल रीफ्स आर गेटिंग इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण दो मुख्य इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कोरल रीफ्स के ऊपर। एक, द कोरल रीफ्स दैट आर ट्रेडिशनली फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन, क्योंकि थोड़ा सा वार्म रीजन में कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। नाउ दे आर माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द टेम्परेट रीजन, क्योंकि वार्मिंग के कारण ओवरऑल ओशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। सो नाउ कोरल रीफ्स आर माइग्रेटिंग फ्रॉम ट्रॉपिकल रीजन टू टेम्परेट रीजन। सो ट्रेडिशनली कोरल रीफ्स आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन, बट नाउ बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग दे आर फाउंड टू बी माइग्रेटिंग टुवर्ड्स टेम्परेट रीजन एज वेल। दूसरा जो मेजर इम्पैक्ट हो रहा है कोरल रीफ्स के ऊपर, वो हो रहा है कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग क्या होता है समझिए। जब कोरल्स और जूज एंथले एक दूसरे से अलग हो जाएं और कोरल वापस से एकदम वाइट कलर का दिखने लगे, तो इसी को कहा जाता है कोरल ब्लीचिंग। होता क्या है कि कोरल्स आर वेरी सेंसिटिव टू लाइट एंड टेम्परेचर। जैसे भी थोड़ा लाइट कंडीशंस बदले या टेम्परेचर कंडीशंस बदले, तो कोरल्स जो हैं दे फील देमसेल्फ अंडर स्ट्रेस। और जब भी इंसान स्ट्रेस में होता है तो सबसे पहले क्या करता है, अपने ऊपर डिपेंडेंट लोगों को अपने ऊपर से हटा देता है, रिमूव कर देता है। व्हेन यू आर इन अ कंफर्टेबल सिचुएशन तो आप अपने साथ 4-5 लोगों को और रखते हैं, उनको खिला पिला रहे हैं, पार्टी दे रहे हैं। बट व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस, द फर्स्ट थिंग यू डू इज टू एक्सपेल दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन यू। ऐसा ही करता है कोरल्स भी। अगर थोड़ी सी भी टेम्परेचर बढ़ी, लाइट कंडीशंस बदली, तो फर्स्ट थिंग दैट कोरल्स डू इज टू एक्सपेल जूज एंथले। वैसे जूज एंथले और कोरल का आपस में सिम्बायोटिक रिलेशन है, बोथ हेल्प ईच अदर, बट व्हेन देयर इज ग्लोबल वार्मिंग या इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर, कोरल्स एक्सपेल जूज एंथले। जैसे ही जूज एंथले को अपने ऊपर से हटाता है, कोरल्स टर्न वाइट, इस कलर में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी को कहा जाता है कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग डज नॉट मीन्स दैट कोरल्स हैव डाइड या कोरल पॉलिप्स हैव डाइड इमीडिएटली, बट कोरल ब्लीचिंग अगर लंबे समय तक रही तो फिर कोरल्स की मास लेवल पे डेथ भी हो सकती है, बिकॉज जूज एंथले प्रोवाइड देम फूड एज वेल एज ऑक्सीजन। सो कोरल ब्लीचिंग इज एन इंटरमीडिएट स्टेज where corals first of all turn white, and if coral bleaching in a particular area continues for a longer period of time, then corals might start dying at large scale, और फिर वहाँ का पूरा जो कोरल इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। और यही देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। कई सारे जगहों पे, खासकर ये जो ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, दुनिया का 10% कोरल तो अकेला यहाँ पे है, या कोरल ट्रायंगल में कोरल ब्लीचिंग देखने को मिल रहा है। कोरल ब्लीचिंग where corals are turning white, expelling जूज एंथले, and why this coral bleaching is happening? Because of global warming. यूनाइटेड नेशंस के रिपोर्ट के हिसाब से 90% of the corals may disappear by 2050 if the warming continues the way it is having or continuing right now. जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिस रफ्तार से हो रहा है, 90% तक कोरल्स डिसअपियर हो सकते हैं 2050 तक। पहले कोरल ब्लीचिंग होगी, विच डज नॉट मीन इमीडिएट डेथ ऑफ कोरल्स, बट इट इज अ ट्रांजिशन फेज, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे में डाई। कोरल ब्लीचिंग ऑफ कोर्स, उसके पीछे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज।
जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर्स लाइक इलीगल फिशिंग एंड कंस्ट्रक्शन इन द कोस्टल एरिया इज ऑल्सो रीजन बिहाइंड कोरल ब्लीचिंग. मास लेवल पे अगर कोरल्स की डेथ हुई, कोरल ब्लीचिंग हुई, तो उससे क्या क्या असर पड़ सकता है समझते हैं. देखिए, कोरल्स प्रोवाइड लाइवलीहुड सपोर्ट, क्योंकि फिशेस को सपोर्ट करता है वो, तो इनडायरेक्टली 500 मिलियन पीपल आर डिपेंडेंट ऑन कोरल्स बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर फिशरीज एंड अदर मरीन इकोसिस्टम. कोरल्स ऑल्सो हेल्प अस इन कोस्टल प्रोटेक्शन, क्योंकि कोरल जो होते हैं जनरली कोस्टल एरियाज में होते हैं. अब देखिए यहाँ पे जैसे कोरल ट्रायंगल कोस्टल एरिया में है, और कोस्टल एरिया में जैसे यहाँ पे कोस्टल एरिया में, अब ग्रेट बैरियर रीफ जैसे आप देखें तो ये कोस्टल एरिया में कोरल रीफ से हैं. दे प्रोवाइड नेचुरल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कोस्टल वेव्स एंड लार्जर वेव्स इन द फॉर्म ऑफ सुनामी. उसके अगेंस्ट ये एक शॉक एब्जॉर्बर का रोल प्ले करते हैं. तो कोस्टल प्रोटेक्शन में दे प्रोवाइड अ लॉट ऑफ सपोर्ट. 97% ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द वेव्स एंड स्टॉर्म्स आर protected. 97% of the energies are deflected away in the ocean itself by these coral reefs, जिससे कोस्टल एरिया में इरोजन को प्रोटेक्ट किया जा सकता है. तो दैट इज नेचुरल सर्विस प्रोवाइडेड बाय द कोरल रीफ्स. तीसरा है दे सपोर्ट मरीन इकोसिस्टम. लार्ज स्केल ऑफ मरीन इकोसिस्टम ओशन एरियाज में बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में कोरल reefs, they play very important role, and that is why they are known as rainforest of the sea, and they must be protected, otherwise biodiversity overall in the ocean will decline, and that will have overall one or another way having negative impact on us. क्योंकि कोरल रीफ्स मरेंगे तो जूजैंथले मरेंगे, जूजैंथले मरेंगे तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन, ओशनिक वाटर के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी, फिर फिशेस की पॉपुलेशन गिरेगी, और उसके बाद फिर कई सारे लोगों की लाइवलीहुड इंपैक्टेड होगी, हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन फिशिंग. तो कोरल्स को प्रोटेक्ट करना है हमें, उसको लेकर के एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है हाल फिलहाल में फिलीपींस ने. फिलीपींस हैज लॉन्च्ड साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट कोरल लावी क्रायो बैंक. क्रायो बैंक होगा क्या? देखिए, क्रायो बैंक के अंदर वेरी लो टेम्परेचर पे -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया जाएगा? बाय हैविंग लिक्विड नाइट्रोजन. नाइट्रोजन को लिक्विफाई करके -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कोरल के लावे को प्रिजर्व किया जाएगा. इस तरीके से ये रहा लिक्विड नाइट्रोजन, उसमें कोरल लावे को प्रिजर्व किया जाएगा एट ए वेरी लो टेम्परेचर. इससे क्या होगा कि अलग अलग तरीके के कोरल लावीज को प्रोटेक्ट किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा, कि अगर मान लीजिए कि वो कोरल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हो जाता है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो उसको रीजनरेट करने में हेल्प मिलेगी. सो दिस कोरल लावी क्रायो बैंक विल हेल्प इन स्टोरिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द कोरल्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इवन इफ दे गेट डिस्ट्रॉयड. दिस मान लीजिए कि ये कोरल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, तो भी इसका अगर हमने इस कोरल लावी क्रायो बैंक में इसका एक जीन्स रिस्टोर करके रखा हुआ है, तो फ्यूचर में इसको हम लोग रिवाइव कर सकते हैं. दैट इज वाई कोरल लावी क्रायो बैंक इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड बाय फिलीपींस. इसमें क्या होगा? लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल होगा. ध्यान रहे, दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम कोरल लावी क्रायो बैंक इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड. वर्ल्ड्स फर्स्ट कोरल लावी क्रायो बैंक वाज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बाय ऑस्ट्रेलिया इन 2012. यूपीएससी ने साल 2018 में कोरल रीफ्स के ऊपर यह प्रश्न पूछा था. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन अवार्ड 2025, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है सोशल सिक्योरिटी सिस्टम या स्कीम. सोशल सिक्योरिटी के बारे में पहले समझते हैं एंड देन विल कम टू द करंट न्यूज. सोशल सिक्योरिटी मीन्स सरकार के वो इनिशिएटिव्स जिससे उन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट मिले जिनकी इकोनॉमिक स्थिति काफ़ी खराब है. उनको सपोर्ट करने के लिए जो अलग अलग इनिशिएटिव्स लेकर के आती है भारत सरकार या दुनिया की कोई भी सरकार, उनको कहा जाता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स या सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स. एग्जाम्पल की मदद समझेंगे तो आराम से समझ पाएंगे. जैसे जितने भी पेंशन स्कीम्स हैं, अटल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम, they are considered as social security system because pension schemes are for those who are now old age people and those who have no other source of income. तो उनको इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जो भी इनिशिएटिव्स आएंगी वो कहा जाएगा सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स या सोशल सिक्योरिटी सिस्टम. मेडिकल केयर, जन आरोग्य योजना में इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, अनएम्प्लॉयमेंट, इवन एमजी नरेगा स्कीम कैन बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम.
डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए जो भी मान लीजिए पेंशन योजना है या स्कॉलरशिप इसकी इनिशिएटिव्स हैं, वो सब आएगा अंडर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। तो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम अगेन यू सी आर initiatives and schemes brought by any government in order to support those people who are economically and financially vulnerable। उनके लिए जो भी इनिशिएटिव्स हैं उनको कहा जाता है सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। अब न्यूज़ ये है कि भारत को इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन अवार्ड मिला है फॉर ईयर 2025, क्योंकि भारत ने इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी अवार्ड भारत को इसलिए मिला है बिकॉज भारत के अंदर सोशल सिक्योरिटी कवरेज हैज़ इंक्रीज टू ग्रेट एक्सटेंट। 2015 में ओनली 19% पीपल वेयर कवर्ड अंडर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। इन 2025 65% पीपल आर कवर्ड अंडर सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो भारत के अंदर सोशल सिक्योरिटी कवरेज काफ़ी हद तक बढ़ा है, जिस कारण से भारत को ये इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन अवार्ड मिला है एट वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम 2025। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में सीधा सीधा पूछ लेगा कि भारत को या किस देश को ये इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी अवार्ड मिला है इन द ईयर 2025, ऐसा पूछ लेगा। और मेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पे कोई प्रश्न है कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स क्या होते हैं, भारत का कैसा इसमें परफॉर्मेंस रहा है, तो वहाँ पे आप इस अवार्ड के बारे में मेंशन कर सकते हो और ये डेटा मेंशन कर सकते हैं कि भारत के अंदर सोशल सिक्योरिटी कवरेज 19% से बढ़ करके 65% हो गया है। तो सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ने के पीछे क्या कारण है? कई सारे इनिशिएटिव्स हैं, भारत सरकार ने कई सारे कानून सिंप्लीफाई कर दिए हैं जिसकी मदद से सोशल सिक्योरिटी कवरेजेस बढ़ रहे हैं। खासकर आप देखिए लेबर रिलेटेड कई सारे लॉज थे, 43 से भी ज़्यादा लॉज थे, उनको सबको कंसोलिडेट करके 4 लेबर कोड्स में कन्वर्ट कर दिया गया। उन 4 लेबर कोड्स हैं में से एक लेबर कोड है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। तो 9 अलग अलग तरीके के स्कीम्स थे सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड फॉर लेबर्स, उन सबको कंपाइल करके एक जगह ला दिया गया सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। सो दिस प्रोवाइडेड अ काइंड ऑफ नाउ सिस्टमाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर अवेलिंग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स बाय द लेबर क्लास। तो जो लेबर लॉज, अलग अलग तरीके के लेबर लॉज को कंसोलिडेट किया गया 4 लेबर लॉज में, उसमें से एक है सोशल सिक्योरिटी कोड विच हैज़ हेल्प्ड इन अवेलिंग मोर एंड मोर सोशल सिक्योरिटी कवरेजेस स्पेशली फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स भी लाए गए हैं, ई श्रम पोर्टल, अटल पेंशन योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना फॉर प्रोवाइडिंग देम सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। उसके अलावा जो जनधन योजना लेकर के आई थी भारत सरकार, जिसके अंतर्गत लोगों के नो फ्रिल्स अकाउंट खोलने थे, मतलब बैंक अकाउंट जिसमें ज़्यादा कोई टेंशन ना हो, आराम से लोगों के अकाउंट खुल जाए, उसमें जनधन योजना के अंतर्गत 2 छोटे छोटे इंश्योरेंस स्कीम्स भी थे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दैट वाज एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज एंड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना दैट वाज लाइफ इंश्योरेंस कवरेज फॉर दोज पीपल हु ओपन जनधन योजना। तो जनधन योजना के अंतर्गत लगभग 60 करोड़ जनधन अकाउंट खोले गए और इन 60 करोड़ लोगों को ये 2 छोटे छोटे माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम्स भी मिले। तो दैट इज़ वाई द कवरेज ऑफ सोशल सिक्योरिटी हैज़ एक्सपैंडेड टू लार्ज एक्सटेंट इन आवर कंट्री, जिस कारण से भारत को अवार्ड मिला है। इस टॉपिक डिस्कशन बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन, सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट जीनोबायोलॉजी। छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। देखिए जीनोबायोलॉजी क्या होता है उसको समझने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट ट्रेडिशनल बायोलॉजी। देखिए जो हमारी अभी तक की बायोलॉजी हम पढ़ते हैं उसमें हम सबका, हमारे साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि लाइफ कैन बी सपोर्टेड ओनली बाय बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स मतलब ये 4 तरीके के मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स विच इज बेसिकली फैक्टर बिहाइंड डीएनए एंड आरएनए, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। तो लाइफ यही 4 मॉलिक्यूल्स सपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ लिविंग एंटिटी है तो उसके अंदर ये 4 मॉलिक्यूल्स होने होंगे, 4 या उनमें से एक मॉलिक्यूल होना होगा, ऐसा अभी तक का हमारा साइंस का मानना है। इसी को आ गया है ट्रेडिशनल बायोलॉजी। दिस 4 मॉलिक्यूल्स टुगेदर आर नोन एज बायो मॉलिक्यूल्स, लिविंग मॉलिक्यूल्स। बायो मतलब ये होता है लिविंग, तो लिविंग मॉलिक्यूल्स मतलब दीज मॉलिक्यूल्स कैन सपोर्ट लाइफ। बट अब एक नई ब्रांच भी बायोलॉजी के अंदर इमर्ज हो रही है जिसको कहा जा रहा है जीनोबायोलॉजी। जीनोबायोलॉजी में वर्ड जीनो इज इंपॉर्टेंट। जीनो इज ए ग्रीक टर्म विच मीन्स ए स्ट्रेंजर या एलियन। जीनोबायोलॉजी का मानना है कि लाइफ कुड बी सपोर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स अपार्ट फ्रॉम दीज 4। इन 4 मॉलिक्यूल्स के अलावा भी तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जो लाइफ को सपोर्ट कर पाए।
हम लोग अभी तक दूसरे प्लैनेट्स पे लाइफ इसलिए नहीं ढूंढ पा रहे हैं शायद से, ऐसा जीनोबायोलॉजी का मानना है, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि लाइफ कैन बी सपोर्टेड ओनली बाय दीज 4 बायोमोलिक्यूल्स, बट लाइफ मे बी सपोर्टेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स एज वेल. दैट इज द कोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीनोबायोलॉजी, and on that basis they are looking for life on other planets as well. So that is the idea of genobiology. Genobiology के ऊपर ये prelims practice question है. Please attempt this question and submit the answer in the comment section. Indian Economic Service is not part of All India Services, and यहाँ पे first statement is wrong क्योंकि ब्रुसेल्स में है इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज का हेडक्वार्टर. सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. यहाँ पे ऑफ कोर्स सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग क्योंकि 2025-26 के बजट में अनाउंस हुआ था, 24,000 करोड़ का बजट था. बाकी पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है. ठुमरी इज लाइट क्लासिकल म्यूजिक. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.